नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर 2022 को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट रिवीजन है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है और गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड देखिए यहाँ पर, गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है बांधनी। बांधनी गुजरात और राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसके बाद किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से मैं आपको यहाँ पर 5 से 6 फैक्ट बताने वाला हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी, तो पूरा ध्यान से इसको आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है सबसे पहले पंचायती राज के लिए, और बलवंत राय मेहता समिति को ही भारत के पंचायती राज का जनक कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश की थी, और इसी के बाद 1959 में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज को लागू किया जाता है, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। उसके पीछे का कारण क्या था? इसको एक संवैधानिक ढांचा प्रदान नहीं किया गया था। उसके बाद फिर समय समय पर कई समितियां बनती गई। उसके बाद जैसे अशोक मेहता समिति, लक्ष्मी सिंघवी समिति, इसी तरह से। तो उसमें फिर इतना आपको याद रखना है कि 1992 में, सन 1992 में 2 संविधान संशोधन किया गया, 73वां और 74वां। ये संविधान संशोधन पंचायती राज और नगर प्रशासन को संवैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए किया गया था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है 1992 में ही। 74वां संविधान संशोधन ये नगर प्रशासन से संबंधित, और ये भी 1992 में ही पारित किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, ये संविधान जो संशोधन है, ये अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन लागू कब से हुआ था भारत में? 1993 में 24 अप्रैल से। 1993 में 24 अप्रैल से। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस 1993 में लागू हुआ था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है, और अनुसूची 12 नगर प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 में कई सब अनुच्छेद बनाए गए हैं, ABCDEFGH करके। इसी में पहले पंचायती राज के लिए, फिर बाद नगर प्रशासन के लिए प्रावधान है। और अगर संविधान का पूछेगा कौन सा भाग है, तो भाग 9, संविधान के भाग 9 में पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है। किस क्रम का सम्मान है? पद्म विभूषण। तो सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। इसके बाद दूसरे क्रम का आता है पद्म विभूषण, फिर तीसरे क्रम पर आता है पद्म भूषण, और चौथे क्रम पर आता है पद्मश्री। नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात। वेनेजुएला एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है वेनेजुएला, और वहाँ पर स्थित एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1191 में, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? अगर केवल भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। ये तटीय रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा बात नहीं कर रहा हूँ पूरे भारत की।
जो समुद्र तट से, भारत की मुख्य जो भूमि है समुद्र तट से लगा हुआ जो संपूर्ण भूभाग है कितने किलोमीटर तक है, तो 6100 किलोमीटर तक। लेकिन अगर इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ लिया जाए तो कुल तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। ये जैसे हमारा भारत यहाँ पर हो गया, तो ये लंबाई कितनी होती है पश्चिम से पूरब, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होती है, ये वाली लंबाई 3214 किलोमीटर। सबसे पश्चिमी जो छोर है उसका नाम क्या है, गौर माता। सबसे पूर्वी छोर का नाम क्या है, किबिथु। सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है, कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी छोर का नाम क्या है, इंदिरा कौल। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से। भारतीय मध्याह्न समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से। क्या आप हमें नाम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। विदेशी आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में। और इस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था, तुगलक वंश का। नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत में 1398 ईस्वी में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, सारनाथ वाराणसी में। तो यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, और इसी को कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। और एक चीज़ याद रखिएगा, सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहा गया है, ऋषिपत्तनम। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वहाँ पर सारनाथ ऑप्शन में न देकर के ऋषिपत्तनम दिया हो, तो ऋषिपत्तनम को आपको आंसर सही करना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, और सारनाथ को ऋषिपत्तनम। अवध के निम्न में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, आसफ उद दौला ने। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, वाराणसी के रहने वाले शहनाई। और यहीं पर तबला से जाकिर हुसैन, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया को याद कर रखिएगा आप, सितार के लिए रविशंकर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान, 1875 ईस्वी में। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय जो खोला गया था उसका नाम बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय बना है, तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस का, वाराणसी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन सबसे पहला विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्री हिस्टोरिक यानी प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित हैं, पंचमुखी गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए आपके सोनभद्र में कैमूर और विंध्याचल की श्रेणियों में ये पंचमुखी गुफाएं स्थित हैं, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध ये गुफाएं स्थित हैं। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, JHA और बिहार से। और सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, सबसे उत्तरतम, सबसे पश्चिम में स्थित, सबसे पूर्व में स्थित बता सकते हैं आप सभी। आप लोग सबसे उत्तर वाला जिला बताइए। पूर्व वाला जिला मैं बता रहा हूँ शामली, पश्चिम वाला माफी चाहूँगा, पश्चिम वाला जिला सबसे पश्चिमी जिला कौन सा स्थित है उत्तर प्रदेश का, शामली।
सबसे पूर्व में बलिया, सबसे दक्षिण में सोनभद्र, सबसे उत्तर का आप लोग बताइए कमेंट करके। निम्न में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद, और यहीं पर मुरादाबाद पीतल का कार्य, मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ ताला, और एक आप यहाँ पे और जानते रहिए वाराणसी लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, ठीक है, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, और खेल का सामान मेरठ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 2011 सेंसस 77.73%। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। देश का लिंगानुपात कितना है? 943। तो कुल 25 प्रश्न हमने यहाँ पर लिए थे, और इसके बाद बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।